हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कि किस प्रकार जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप ये फिगर आउट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है चित्रांकन किया गया है। इस चित्र को हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। ये जो चित्र है ना, ये 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिसका नाम है फ्रेडरिक सार्यू, इन्होंने जो है 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसमें अपने जो है उसने सपनों का एक संसार रचा, ठीक है, जो कि क्या है कि उसके शब्दों में जनतांत्रिक और जो है सामाजिक गणतंत्रों से ये मिलकर बना हुआ है। इस चित्र को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जो बेसिकली चित्र बनाया गया है, इसमें जो है यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन दिखाए गए हैं? यूरोप और अमेरिका के लोग। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सभी उम्र के और सभी सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष लंबी कतार में जो है लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये लंबी कतार गई हुई है, ठीक है। तो ये लंबी कतार में जो है स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको याद होगा कि जब फ्रांसीसी क्रांति हमने क्लास 9th में पढ़ा था, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हुआ था? कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप जो है ज्ञान दे मशाल, ठीक है, ये देखिए मशाल जल रही है हाथ में, पहचान सकते हैं इसको, ठीक है, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का प्राधिकार पत्र है। क्या है? प्राधिकार पत्र है। यहाँ भी आप जो है मशाल को देख रहे हैं, अधिकारों की घोषणा पत्र भी देख रहे हैं। तो प्रतिमा के सामने जो है जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ये देखिए, ये जो ध्वंसावशेष है ये बिखरे हुए हैं, ठीक है। और निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश ये होता है कि जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, वो निरंकुश होता है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको हिटलर के बारे में क्लास 9th में मैंने आपको जो है हिटलर के बारे में बताया था कि वो जो है निरंकुश, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, ठीक है, तो वो होता है निरंकुश। तो सार्यू के कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया, इसका मतलब होता है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना ज़्यादा आदर्श हो ना कि उसका साकार होना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसे कहते हैं यूटोपिया। तो यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाकों से हो रही है, ठीक है। ये चित्र के बारे में ही अभी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो स्वतंत्रता की मूर्ति से जो है कहीं आगे इसके जुलूस जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो कि है तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, ठीक है। फ्रांस जो कि क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, आप सभी को पता है, ठीक है। फ्रांस जो है क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, तिरंगे आपको दिख ही रहे होंगे, है ना। तो प्रतिमा के पास जो है अभी अभी पहुंचा है और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं। कौन है? जर्मनी के लोग हैं, ठीक है। चित्र में आपको भली भांति दिख रहा है, जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। काला लाल और सुनहरा कहाँ है? ये काला लाल और सुनहरा झंडा थामे है, ये कौन है? ये हैं जर्मनी के लोग, ठीक है। अच्छा, ये बात दिलचस्प है कि जिस समय सार्यू ने ये छवि बनाई ना, ये छवि निर्मित की, तो जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए थे ना, वो जो है 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें जो है अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य गठित करने की चाह थी। अब जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, ठीक है, हंगरी और रूस के लोग हैं जो इनके पीछे हैं, ठीक है। और क्या है? और ऊपर जो है स्वर्ग से ईसा मसीह, अभी मैं दिखाती हूँ, ये ऊपर से जो है स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते, ये आपको संत जो है फरिश्ते वगैरह दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। जैसे कि हम कहते भी हैं कि ऊपर से भगवान सब देख रहा है, तो वो चित्रांकन किया गया है, ठीक है। तो चित्रकार ने ना
इसका इस्तेमाल जो है दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। ठीक है, अब जो हम ये अध्याय देखेंगे ना, इसमें कई ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिनकी जो है काल्पनिक अभिव्यक्ति जो है सारियों ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान जो है राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा ना, जिसने जो है यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत पर भारी परिवर्तन ला दिया। हमने जो है इसके कुछ हिस्से प्रीवियस क्लास में देखे हैं और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। जो भी परिवर्तन हुआ है, इससे अंततः क्या हुआ है कि यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर क्या हुआ है, राष्ट्र राज्य का एक राष्ट्र राज्य के रूप में जो है उसका उदय हुआ है। आप सभी को पता है कि यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे और जिसमें जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर क्या था कि प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। क्या थी? केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन एक साझा पहचान और भाव जो है, साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं था, ये जो है संघर्षों और नेताओं और आम लोगों के ना सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा देश भी पहले जो है क्या कहते हैं, अंग्रेजों का गुलाम था। राष्ट्रवाद जो है और स्वतंत्रता प्राप्ति किस प्रकार विकसित हुई? जब सभी लोग ठाने, ठीक है, एकता की भावना विकसित हुई, साझेपन की भावना विकसित हुई, ठीक है, तो तब हमारा देश जो है सबने मिलके आज़ादी दिलाई। ठीक है, और इस अध्याय में जो है वो सारी विविध प्रक्रियाओं को हम जो है उसमें प्रकाश डालेंगे, जिसके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य यानी कि राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। चलिए देखते हैं। तो बात अब हम करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। थोड़ा सा हम जो है पुरानी बातों पे प्रकाश डालते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो है कब और उसमें क्या हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति आप सभी को पता होना चाहिए कि 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए जो है इस क्रांति को आगे बढ़ाया। राजा को गद्दी से हटा दिया गया और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। खूनी संघर्षों का दौर चलता गया और अंततः क्या हुआ, नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई। यूरोप में उसके बाद बाहर प्रसार हुआ और ये क्रांति जो है आधुनिक इतिहास की दिशा ही बदल दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्रांति के बहुत सारे कारण थे, तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम इसको रिपीटेशन नहीं करेंगे। जिन लोगों ने भी जो है फ्रांसीसी क्रांति का वीडियो नहीं जो है देखा है, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग ज़रूर विजिट करिए। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर में आओगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि फ्रांस क्रांति आप पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है आगे की चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके जो है संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति से ना जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उससे जो है प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूहों में हस्तांतरित हो गई। यानी कि राजतांत्रिक शासन जो है वो अब गणतंत्र शासन में बदल गया। अब गणतंत्र शासन क्या होता है, ये भी आपको बताने की जरूरत है। गणतंत्र का शासन ये होता है कि जैसे देखिए, पहले राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन गणतंत्र में जो है ये वंशानुगत जो है ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हमारा देश भी जब आज़ाद हुआ 1950 में, जब संविधान लागू हुआ, तो हमारा देश भी गणतंत्र शासन के रूप में स्थापित हुआ। सरकार कैसे चुनी जाती है? जनता के द्वारा। और उसी प्रकार देखिए, हमारे देश जो गणतंत्र हुआ ना, उसकी नींव कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, तो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी जो है नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, आ गई। अब क्रांति ने जो है घोषणा की कि अब जो है, अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे, यानी कि जनता ही सर्वे सर्वा है। अब वही मैं बात रिपीट करूंगी। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के जो है लिए शासन। ठीक है, यानी कि जनता ही चुनाव कर रही है, जनता के लिए ही चुनाव कर रही है और जनता के द्वारा ही चुनाव हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। अब देखिए, पहले से ही ना, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे क्या हुआ, फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी।
पितृभूमि और नागरिक, जिसे जो है ला पैट्री और ला सिटियोन, ठीक है, ये जो है जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के रूप में विचार पर बल दिया। अब जिसे एक संविधान के अंतर्गत ना समान अधिकार प्राप्त थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा यानी ट्राई कलर, उस ट्राई कलर यानी कि 3 कलर वाला, 3 रंगों वाला जो है झंडा चुना गया, जिसने जो है पहले के राष्ट्रध्वज था की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव जो है सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदल कर ना नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। अब नई संस्तुति रची गई, शपथ ली गई। शपथ आप सभी को पता होना चाहिए कि शपथ क्या होता है। शपथ लेते हैं कि मैं राष्ट्र का नागरिक हूँ, मैं देश के प्रति ये सब रहूँगा। जैसे राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो शपथ ग्रहण करते हैं ना, वही चीज़ शपथ होती है। शहीदों के गुणगान हुआ, ठीक है, जो भी फ्रांस क्रांति में जो शहीद हुए उनके गुणगान हुए, और ये सब राष्ट्र के नाम पे हुआ। किसके नाम पे हुआ? राष्ट्र के नाम पे, यानी कि राष्ट्र सर्वे सर्वा है, और उस राष्ट्र का नेतृत्व कौन करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जनता डिसाइड करेगी। ये आपको सोचना होगा, समझना होगा। और केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने जो है अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, यानी कि चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जितना बड़ा धन्ना सेठ हो, उन सब के लिए समान कानून होंगे, ठीक है। जैसा कि हमारे भारत देश में है, हमारा भारत भी तो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक यानी कि लोगों का शासन, ठीक है। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। भार और जो है नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, और जो है पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, और वही राष्ट्र की जो है साझा भाषा आगे जो जाकर है वो बन गई। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि क्रांतिकारियों ने ना एक चीज़ की और घोषणा की। ये घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वो जो है यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। आप सभी को पता है कि हिटलर मुसोलिनी जैसे लोग जो है यूरोप में शासन किए। जर्मनी में आप सभी को पता है हिटलर कितना ज़्यादा क्रूएल था, इतना ज़्यादा क्रूएल था। आप जो है क्लास 9th की बुक में मैंने जो है उसमें पढ़ाया है मैंने हिटलर के बारे में, आप विजिट करिए। इतना निरंकुशवादी शासक था वो, ठीक है। इन सब लोगों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो फ्रांस जो है यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने की मदद देगा, ठीक है। और जब फ्रांस की घटनाओं की खबर ना यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग जो थे ना के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। किसकी स्थापना करने लग गए? जैकोबिन क्लब की। तो जैकोबिन क्लब क्या होता है? जैकोबिन क्लब में जो है विधानसभा के अनेक सदस्य और पेरिस के नागरिक सम्मिलित थे, ठीक है। और ये जो क्लब था ना, इस क्लब की बैठकें जो होती थी वो नियमित रूप से होती थी, और उसमें बड़े जोशीले भाषण दिए जाते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने ना उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के जो है शुरू होने के साथ ही ना फ्रांसीसी सेनाएं जो थी वो राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन की अगर मैं बात करूँ तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया ना, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में जो है राजतंत्र वापस लाकर जो है नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को जो है वो नष्ट किया। मगर क्या हुआ कि प्रशासनिक क्षेत्र में ना उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, ताकि क्या हो कि पूरी व्यवस्था जो है अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिन्हें आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसने जो है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने जो है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। अच्छा, ये था ना कि जो तानाशाह हुए उनमें
बेशक बहुत बुराइयाँ थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी भी किए हैं। ठीक है, तो इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। ये सारी व्यवस्थाएं मैं पढ़ा चुकी हूँ गाइस क्लास 9th में। आप ये नहीं कह सकती कि मैम आपने इसके बारे में नहीं बताया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी और संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को भी सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने जो है नई नई मिली आज़ादी चखी। ठीक है, उसी समय रिसेंटली जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमने खुशियां मनाई थी, उसी प्रकार फ्रांस ने भी खुशियां मनाई थी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर की सामान बनाने वाले लघु उत्पादक जो है ये समझने लगे कि एक समान कानून जो है, मानक भार और नाप और जो है एक राष्ट्रीय मुद्रा से क्या होता है, मुद्रा से एक इलाके से ना दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में जो है वो सहूलियत मिलती है। लेकिन जीते हुए इलाकों में क्या हुआ कि स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति ना मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी, यानी कि ठीक ठाक सी थी। तो शुरुआत में अनेक स्थानों पे जैसे कि हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और साथ ही कई शहर जैसे कि ब्रुसेल्स हो गया, मेंस, मिलान, वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं की स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह जो है स्वागत किया गया। मगर ये जो था ना, ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। और जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, तो बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान जो है प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। ये आपको समझना होगा। अभी तक तो हमने जो है आउटलाइन देखती थी, इंट्रो देखा था। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ। ठीक है, और देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, यानी कि विश्व के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं ताकि हमको अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आए। तो मेरे पार्टीशन में वीडियो आने का यही जो है दिक्कत है। सब लोग बोलते हैं कि मैम आप एक ही पार्ट में सब कुछ बता दें। एक पार्ट में नहीं हो सकता बच्चा। ठीक है, आप छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट में पढ़ोगे तो वो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, और इसलिए मैं जो है 16 से 20 मिनट के ऊपर मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहती हूँ। अगर चली जाती है तो वो जो है कुछ टॉपिक होते हैं वो जो पढ़ाना ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि 20 मिनट के बाद हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है, इसलिए मैं सिर्फ 20 मिनट की ही वीडियो बनाती हूँ। आप थोड़ा पढ़िए लेकिन तगड़ा पढ़िए, मेरा कहना ये है। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइज़। और गाइस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। आप लोगों से मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट तो करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो शेयर कर दिया करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाया करे। थैंक यू वेरी मच।